अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर कंप्यूटर टीचर रमीज़ा तहसीन जी। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया डाटा इंटीग्रिटी को, तो जो आज का टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स बिफोर नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है, उससे पहले क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है। अब आज के लेक्चर में हम लोग उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि बिफोर नॉर्मलाइजेशन हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन से पहले 4 टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बिफोर नॉर्मलाइजेशन द प्रॉब्लम्स बिफोर नॉर्मलाइजेशन के नॉर्मलाइजेशन से पहले हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो पहली जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है नॉर्मलाइजेशन में वो आपका है सिनोनिम। सेकेंड वन आ रही है आपके पास होमोनिम। थर्ड वन है रिडंडेंसी एंड द फोर्थ वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। There are the 4 problems that occur before a normalization. Normalization से पहले हमारे पास जो problems हैं वो 4 टाइप की प्रॉब्लम है। The first one is a synonym, second one is a homonym, third one is a redundancy, and fourth one is a mutual exclusiveness of data. Then first one हम लोग describe करते हैं synonym को। अब synonym क्या होते हैं? एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, आपको भी पता है कि सिनोनिम क्या है, एक अल्फाज है उसके 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग या काफ़ी सारे मीनिंग्स। ठीक है, एक सेम वर्ड के लिए जब काफ़ी सारे मीनिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं। तो डाटाबेसेस के अंदर आपको पता है कि आपका क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, लाइक आपके पास ये एक आपने डाटाबेसेस बना ली भाई, एक टेबल आपने ड्रॉ किया, एक रिलेशन नेम आपके पास है स्टूडेंट। ये आपका ये किसका टेबल है, स्टूडेंट। उसमें आपके पास क्या होगा, एसटीडी नेम या आईडी कर लें, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड रोल नंबर। ठीक है, एसटीडी आईडी एंड रोल नंबर सेम ही है, इसको हम लोग सेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, द सेकेंड वन इज इन सेक्शन। तो ये क्या है, आपने रिकॉर्ड एंट्री करवाई, ये आपके पास क्या है, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और लाइक आपके पास एसटीडी1 एक एट्रीब्यूट, दूसरा, तीसरा। इस एट्रीब्यूट को मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी की। ठीक, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट का जो नंबर होता है, जो रोल नंबर होता है, वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अब सिनोनिम क्या है कि एक सेम एट्रीब्यूट के 2 या 2 से ज़्यादा नाम रख लेना, तो आपके पास वो प्रॉब्लम क्या बनेगी, सिनोनिम बनेगी। ठीक है, लाइक आपके पास ये एक एट्रीब्यूट है रोल नंबर, ठीक है, एसटीडी नंबर, और साथ में इधर मैं रोल नंबर का एक लदा बना लूँ। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट की आइडेंटिटी। ठीक है, जो उसकी रोल का आ रहा है वो है उसका। ठीक है, तो 2 सेम एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है, डिफरेंट नेम रख लेना। तो उसको मैं क्या कहूँगी कि आपके पास कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, सिनोनिम आ रही है। कि सिनोनिम क्या होती है, डिफरेंट नेम फॉर सेम एट्रीब्यूट। एक सेम एट्रीब्यूट के लिए जब 2 डिफरेंट नेम्स रख दिए जाएं, ठीक है, तो आपके पास तब प्रॉब्लम जो आएगी वो आपके पास होगी सिनोनिम। ठीक है, कि एक सेम एट्रीब्यूट है, उसमें सेम वैल्यूज जाएंगी, उसके लिए मैं 2 सेपरेट नेम इस्तेमाल कर रही हूँ। उन 2 सेपरेट नेम्स की वजह से जो प्रॉब्लम आएगी वो आपके पास आएगी सिनोनिम। अब सिनोनिम क्या है भाई, सिनोनिम इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन अ रिलेशन that occur when 2 different names are used for a same attribute। सेम एट्रीब्यूट्स के लिए जब 2 डिफरेंट नेम इस्तेमाल किए जाते हैं तो आपके पास जो प्रॉब्लम आता है वो आपके पास सिनोनिम होता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। लाइक आपके पास
item, and second one is a supplier. Okay. जी, आइटम आपके पास एक रिलेशन, सप्लायर आपके पास सेकंड रिलेशन। अब आइटम के अंदर जो आपकी एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सा है? आइटम नंबर, देन आइटम कलर एंड सप्लायर कोड। ये आपके आइटम के आ गए एट्रीब्यूट्स। दूसरा आपके पास कौन सा है? सप्लायर है, ठीक है। दूसरा रिलेशन या दूसरी एंटिटी आपके पास क्या है? सप्लायर है। अब सप्लायर के अंदर आ रहा है सप्लायर आईडी एंड देन सप्लायर नेम। जी, सेकंड में आ रहा है आपके पास सप्लायर नेम। जी, अभी आपके पास दो डिफरेंट एंटिटीज, एक आपके पास आइटम है, दूसरा आपके पास सप्लायर। अब जो आइटम के अंदर सप्लायर कोड एंड सप्लायर आईडी ये सेम एट्रीब्यूट है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू सेम है, एक सेम एट्रीब्यूट है, लेकिन इनके क्या कर दिए गए हैं? दो डिफरेंट नेम, ठीक है। सप्लायर कोड डिफरेंट नेम कर दिया, सप्लायर आईडी डिफरेंट नेम कर दिया, जबकि ये सेम एट्रीब्यूट है। तो क्या है, इधर कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? इधर हमारे पास सिनोनिम हो रही है कि जिसमें सेम एट्रीब्यूट के लिए दो डिफरेंट नेम इस्तेमाल किए गए हैं। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम हमारे पास सिनोनिम आ रहा है। अब क्या इस प्रॉब्लम से किस तरह बचा जा सकता है? यहाँ इन दोनों के नाम में सेम कर दूँ। यहाँ तो इधर सप्लायर कोड है तो इसकी जगह भी मैं सप्लायर कोड कर दूँ, ठीक है। यहाँ इधर सप्लायर आईडी था तो इसकी जगह भी सप्लायर आईडी कर दूँ। अब क्या है, सेम एट्रीब्यूट के लिए सेम नेम इस्तेमाल हो रहे हैं। इधर भी आपके पास सप्लायर कोड है, इधर भी आपके पास सप्लायर कोड है। तो मेरी जो सिनोनिम प्रॉब्लम थी वो मेरी क्या होगी? है सॉल्व, ठीक है। कि अब सेम एट्रीब्यूट के लिए सेम नेम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपके पास जो सिनोनिम प्रॉब्लम है वो आपकी रिजॉल्व है, अब सॉल्व हो गई है कि आपके पास जो दो डिफरेंट नेम थे सेम एट्रीब्यूट्स के, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व है। अब सेम नेम है सेम एट्रीब्यूट के लिए। तो अगेन रिपीट कर देती हूँ कि सिनोनिम आपके पास क्या होता है? सिनोनिम हमारे पास नॉर्मलाइजेशन से पहले एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि सेम एट्रीब्यूट के लिए दो डिफरेंट नेम को इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो आपके ये क्या होते हैं? सिनोनिम बनते हैं। लाइक आपके पास एक स्टूडेंट था, ये स्टूडेंट की थी आपके पास एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, और स्टूडेंट की एक सेकंड टेबल बनाया गया जिसमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाली गई। इधर एसटीडी नंबर था, इधर रोल नंबर, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट का एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब रोल नंबर और एसटीडी नंबर सेम था, तो इधर क्या होना चाहिए? या तो इधर भी रोल नंबर कर दें या इधर एसटीडी नंबर की जगह, इधर रोल नंबर की जगह एसटीडी नंबर कर दें, ताकि सेम एट्रीब्यूट के लिए सेम नेम इस्तेमाल किए जाए। तो ये आपके पास क्या होगा? फिर सिनोनिम की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट तो हम लोगों ने देख लिया कि जो सिनोनिम है उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व है। सेकंड जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है अब उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। जी, सेकंड प्रॉब्लम नेम हमारे पास क्या है? होमोनिम। होमोनिम क्या है? दो डिफरेंट, सॉरी, सेम नेम फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। आपके पास दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उनका सेम नेम रख देंगे तो आपके पास क्या प्रॉब्लम आएगी? होमोनिम प्रॉब्लम आएगी। लाइक आपके पास इधर था सेक्शन, इधर उसका ना एड्रेस बताना था, ठीक है। अब एड्रेस की जगह मैं क्या कर रही हूँ? सेक्शन। भाई ये तो उसने क्लास का सेक्शन बताना था, ये उसने घर का एड्रेस बताना था। अब मैं घर के एड्रेस की जगह अगेन सेक्शन सेम नेम इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। तो इधर मेरे पास क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? इधर मेरे पास होमोनिम होगा कि मैं दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए सेम नेम इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जब मैं दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए सेम नेम इस्तेमाल करूंगी तो मेरे पास प्रॉब्लम कौन सी आएगी? होमोनिम प्रॉब्लम मेरे पास आएगी। होमोनिम इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन अ रिलेशन दैट अकर व्हेन अ सेम नेम इज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट। जब एक रिलेशन के अंदर
दो डिफरेंट एट्रीब्यूट के लिए सेम नेम इस्तेमाल किया जाए तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम हमारे पास होमोनिम होगी। अब इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। आपके पास दो रिलेशन है, कस्टमर और एक सप्लायर। अब कस्टमर में उसकी एट्रीब्यूट्स क्या है? कस्टमर आईडी and the second one is a company name. दूसरा हमारे पास जो वो रिलेशन है वो सप्लायर है। सप्लायर में हमारे पास है सप्लायर आईडी एंड कंपनी नेम। जी अब इसमें क्या है, हमारे पास एक कंपनी नेम सेम नेम इस्तेमाल किया गया दो डिफरेंट एट्रीब्यूट के लिए। इधर कस्टमर के नेम सेव किया जा रहा था, ठीक है। इधर कंपनी नेम सेव नहीं किया जा रहा, जो कस्टमर का नाम था वो सेव किया जा रहा था, लेकिन नाम जो एट्रीब्यूट्स के नाम है वो इन्होंने सेम रख दिए। तो हमारे पास इधर प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? होमोनिम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसमें दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए हम लोग सेम नेम अलॉट कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे आपके पास ये मैंने एक एग्जांपल बताई कि ये सेक्शन था और इधर भी सेक्शन, इधर तो एड्रेस आना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगी, इधर सेक्शन की जगह क्या कर दूँगी, एड्रेस कर दूँगी, तो मेरी होमोनिम की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह मैं इधर क्या करूँगी, जो मेरा इधर एम्प्लॉय कंपनी नेम है, मैं इसकी जगह क्या करूँगी, कस्टमर नेम कर दूँगी। अब मेरा देखिए नेम डिफरेंट है, इधर कंपनी नेम है, ऊपर कस्टमर नेम है, तो दोनों डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए दो डिफरेंट नेम इस्तेमाल किए गए हैं। तो इधर मेरी जो होमोनिम की प्रॉब्लम है वो सॉल्व है। अब होमोनिम क्या होता है, इसको मैं अगेन डिस्कस कर देती हूँ कि होमोनिम हमारे पास ये है कि जब दो डिफरेंट एट्रीब्यूट के लिए सेम नेम इस्तेमाल किया जाए तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम हमारे पास होमोनिम होती है। तो इसको रिजॉल्व किस तरह किया जाता है कि दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जब, तो उनके नेम भी डिफरेंट होने चाहिए। लाइक नीचे आपके पास एक एग्जांपल थी, इसमें कंपनी नेम सेम था, लेकिन दोनों के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है। तो मैं क्या करूँगी, एक एट्रीब्यूट का नाम चेंज कर दूँगी ताकि मेरी जो होमोनिम की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। तो सेकेंड वाली भी हमारे पास जो होमोनिम था, फर्स्ट सिनोनिम भी क्लियर, सेकेंड होमोनिम भी क्लियर। अब थर्ड वाली हम लोग देखते हैं। थर्ड हमारे पास है रिडंडेंसी। द थर्ड वन इज रिडंडेंसी। सबसे पहले वर्ड रिडंडेंसी का मतलब क्या है, डुप्लीकेशन। रिडंडेंसी हमारे पास क्या होती है, डुप्लीकेशन। डाटाबेसिस के अंदर हमारे जो रिलेशन है उसमें जब हमारा डाटा रिपीट हो रहा होता है, डुप्लीकेट हो रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या क्रिएट करता है, रिडंडेंसी क्रिएट करता है, डुप्लीकेशन क्रिएट करता है। अब हम लोगों ने रिडंडेंसी को किस तरह रिमूव करना है डाटाबेसिस के अंदर, अपने रिलेशन के अंदर, अब उसको डिस्कस करेंगे। लाइक आपके पास इतना स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है, स्टूडेंट टेबल है, उसमें आपके पास पहले क्या आ गया, उसका STD ID, उसका नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी एज, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देख लें कि रिडंडेंसी क्या होती है। रिडंडेंसी आपके पास होती है डुप्लीकेशन। जब आपके रिलेशन के अंदर आपका डाटा बार बार रिपीट हो रहा होता है, उसकी कॉपीज बन रही होती हैं, ठीक है, एक सेम इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट करवाई जा रही है, तो वो क्या क्रिएट करती है, रिडंडेंसी क्रिएट करती है, डाटा में डुप्लीकेशन क्रिएट करती है। अब रिडंडेंसी हमारे पास क्या होती है, रिडंडेंसी इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट अकर व्हेन द सेम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। सेम इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है टू डिफरेंट वे से, ठीक है, डिफरेंट तरीके या डिफरेंट टेबल्स के अंदर सेम ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाया जाएगा, तो आपके पास क्या आएगी, रिडंडेंसी आएगी। लाइक आपके पास एक एग्जांपल है, एम्प्लॉय आपका एक टेबल है, उसमें जो आपके एग्जांपल है उसमें देखें एम्प्लॉय ID, उसके बाद नेम, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ
एंड एज। आपके पास 4 उसके एट्रीब्यूट्स थे। हमने इधर बात की स्टूडेंट की, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। स्टूडेंट से हम लोग जो हमारी जो एग्जांपल है उसी को करते हैं। हमने एक टेबल बनाया भाई एम्प्लॉय के नाम से, उसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एज। अब इसके अंदर देखें क्या चीज़ रिडंडेंसी क्रिएट कर रही है, डेट ऑफ बर्थ एंड एज। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ हो तो आप एज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास एग्जैक्ट डेट भी पता है, उसका मंथ भी पता है, उसका ईयर भी पता है, तो एज तो ऑफकोर्स सी बात है कि एज तो कैलकुलेट हो सकती है। तो इधर आपके पास क्या रिडंडेंसी है, क्या डुप्लीकेशन क्रिएट कर रही है, आपकी एज। आपकी जो एज है इधर हमारे पास क्या कर रही है, डुप्लीकेशन क्रिएट कर रही है, रिडंडेंसी की प्रॉब्लम इधर अकर हो रही है। अब क्या है भाई, अगर आपके पास किसी की भी डेट ऑफ बर्थ पता है तो हम लोग एज जाहिर सी बात है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सेपरेट एट्रीब्यूट बना देना एक टेबल के अंदर, सेपरेट उसका एंट्रीज करवाना, तो ये क्या डुप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है, जबकि हम लोग डेट ऑफ बर्थ से अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर जो मेरा एज है वो मेरी डुप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है, ये प्रॉब्लम एज की वजह से डुप्लीकेशन आ रही है। तो मैं इसको रिजॉल्व किस तरह करूँगी, मैं एज वाले फैक्टर को रिमूव कर दूँगी, उसकी जगह सिर्फ खाली डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ से मैं अपनी एज कैलकुलेट कर लूँगी। लाइक मैं एक और बनाऊँगी एम्प्लॉय, उसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ओनली। एज को मैं क्या करूँगी, एज को निकाल दूँगी, क्यों, क्योंकि एज इधर रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी एज कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो दैट्स वाई मुझे एज के सेपरेट एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको रिमूव कर दूँगी अपने रिलेशन के अंदर से। तो मैं इन 3 के साथ फिर चलूँगी, इधर मेरी भी रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन नहीं होगी इस रिलेशन के अंदर। तो ये हमारे पास आ रहा है कि रिडंडेंसी, रिडंडेंसी क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारा डाटा सेम इंफॉर्मेशन रिपीट कर रही होती है डिफरेंट वे से। डेट ऑफ बर्थ से भी एज पता चल सकती है, देन अगेन एज का कॉलम बना दिया गया, तो इधर फिर एज क्या क्रिएट कर रही है, रिडंडेंसी क्रिएट कर रही है। तो ये हमारे पास थी सेकेंड वाली प्रॉब्लम। तो आपने इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, जहाँ पर रिडंडेंसी क्रिएट हो रही है वो वाले एट्रीब्यूट को आप निकाल लेंगे तो आपकी रिडंडेंसी रिमूव हो जाएगी आपके रिलेशन या आपके टेबल्स के अंदर। जी, अब उसके बाद हम लोग फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला हमारे पास कौन सा पॉइंट था, फोर्थ वाला हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा क्या होती है, आपके पास कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसका आंसर या तो जस्ट यस होता है या नो होता है, ठीक है। लाइक आपके पास कोई ट्रू फॉल्स है, ठीक है, एक ट्रू एंड फॉल्स, तो दोनों एट अ टाइम ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एट अ टाइम फॉल्स नहीं हो सकते, या तो वो चीज़ ट्रू है या वो चीज़ फॉल्स है, ठीक है। इधर या तो इधर अगर आप वो ट्रू है तो इधर ट्रू आएगा, इधर एम्प्टी, अगर वो फॉल्स है तो इधर एम्प्टी एंड इधर फॉल्स। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने डाटाबेसिस के अंदर जो रिलेशंस है, ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स है उनमें वैल्यूज एंटर करनी है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिसका आंसर दोनों एट अ टाइम ट्रू नहीं हो सकती, दोनों एट अ टाइम फॉल्स नहीं हो सकती, ठीक है, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब एम्प्लॉय की ही बात की जाए अगर इस टेबल में, जी, अब आपके पास एक एम्प्लॉय है, उसका नेम है, उसका ना मैरिटल स्टेटस पूछा हुआ है, उससे पूछा हुआ है सिंगल है कि मैरिड है। अब वो एट अ टाइम दोनों पे क्लिक नहीं कर सकता, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि दोनों को ब्लैंक छोड़ दे, इन दोनों में से तो सिर्फ एक ही है, या तो वो सिंगल है या वो मैरिड है। तो डाटाबेसिस के अंदर जब आप वैल्यूज एंटर करवा रहे हो तो आपने इन दोनों में मस्ट वैल्यू देनी है। तो इधर आपकी क्या क्रिएट हो रही है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा क्रिएट हो रहा है कि मैं दोनों को एट अ टाइम ना तो ट्रू कर सकती हूँ ना दोनों को एट अ टाइम मैं फॉल्स कर सकती हूँ। तो इधर आपके पास क्या प्रॉब्लम आती है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा आता है कि मैं एक टाइम पे एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है, दोनों कंडीशन एट अ टाइम ट्रू या एट अ टाइम फॉल्स नहीं हो सकती। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होगा,
मैं एक ऐसी जनरल वैल्यू निकालूंगी जो दोनों का मीनिंग रखती हो। अब एम्प्लॉय ना तो सिंगल हो सकता है ना मैरिड एट अ टाइम, या वो सिंगल है या वो मैरिड है। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों की जगह एक ऐसा जनरल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूंगी जो दोनों को कवर करता हो। लाइक मैं इधर क्या करूंगी, इधर मैं बता दूंगी मैरिटल स्टेटस। उसको क्या कहूंगी, बताओ अपना मैरिटल स्टेटस। अगर सिंगल हो तो एस कर दो, अगर मैरिड हो तो एम कर दो। तो इधर फिर मेरी जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन से पहले जो हमारे रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस किया है कि कौन कौन सी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं बिफोर नॉर्मलाइजेशन। There are the 4 different types of problems that occur before the normalization. These are mentioned below. The one is in a synonym, second one is in a homonym, third one is in a redundancy, fourth and last one is in a mutual exclusiveness of data. अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा इनका दे देती हूँ। सिनोनिम हमारे पास क्या होती है, सिनोनिम इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट अकर वन टू डिफरेंट नेम इज यूज्ड फॉर सेम एट्रीब्यूट। एक सेम एट्रीब्यूट के लिए 2 डिफरेंट नेम इस्तेमाल किए जाएं तो वो प्रॉब्लम आपके पास क्या होगी, सिनोनिम। होमोनिम क्या है कि 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट के लिए सेम नेम इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो प्रॉब्लम होमोनिम। रिडंडेंसी क्या है, डुप्लीकेशन, कि जब मेरी सेम इंफॉर्मेशन डिफरेंट वे से रिपीट हो रही हो तो मेरी क्या क्रिएट करती है, रिडंडेंसी। एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा कि मेरे पास अगर 2 कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन या तो एट अ टाइम ट्रू हो सकती हैं या फॉल्स। दोनों एट अ टाइम ना तो ट्रू है ना फॉल्स है, सिर्फ एक टाइम पे एक ही कंडीशन मेरी ट्रू हो सकती है। तो उसको बचने के लिए क्या है कि मैं एक ऐसी जनरल टर्म इस्तेमाल करूँ जो दोनों का मीनिंग रखती हो। ठीक है, तो वो तो मैं क्या बता दूँगी, या तो सिंगल है या वो मैरिड है। अगर सिंगल है तो उसके लिए एस करें, अगर मैरिड है तो उसके लिए एम करें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने कवर किया कि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन से पहले कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अकर होती है। होपफुली आप लोगों को समझ आई हो। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अल्लाह हाफिज़ क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।